तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस टेक का क्लास नंबर 11 है और आज की क्लास में हम लोग एनर्जी वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि हम लोग जो आपका टॉपिक नंबर 2 था साइंस टेक का, टॉपिक का नाम है देश की ऊर्जा मांग, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ना था। और इसी में ही हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में कोयला ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा, इन सभी के बारे में पढ़ चुके थे। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में ही आपका परमाणु ऊर्जा आता भी है, जो हम लोग को अभी पढ़ना है। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़े, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़े, बायोमास ऊर्जा के बारे में, भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़े। इसके अलावा जैव ईंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आपका ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा, ये 3 बच जाते हैं, जिसको थोड़ा बहुत आप इसके बारे में आइडिया ले लीजिएगा। बाकी बात गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग 5 को डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद टॉपिक में ही मतलब सिलेबस में नया जो है वो दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा। और हालांकि परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया गया है, तो जो परमाणु ऊर्जा है ये भी आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ही है। और हम लोग को सिलेबस में पारंपरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, पारंपरिक ऊर्जा नहीं सॉरी, हम लोग को सिलेबस में परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और उसी में ही हम लोगों को जानना है कि जो आपका परमाणु ऊर्जा का गुण है और जो उसका दोष है उसके बारे में पढ़ना है। और इसी के साथ ही साथ परमाणु नीति की जो भी प्रवृत्तियाँ रही है, यानी कि जो भी ट्रेंड्स रहा है वो जानना है। और इसी के साथ ही हम लोगों को एनपीटी और सीटीबीटी का भी कॉन्सेप्ट जानना है। यानी कि जो परमाणु अप्रसार संधि है आपका एनपीटी, तो एनपीटी क्या है, एनपीटी के अलावा सीटीबीटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे जो है वो जानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा, जिसको परमाणु ऊर्जा भी कहा जा रहा है। ये भी आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। इसी के बारे में डिटेल से हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहा जा रहा है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी। इसी को ही न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में अपार ऊर्जा होती है। मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में अपार ऊर्जा निहित होती है। ये देख लीजिए, हम लोग ये देख रहे हैं, ये आपका एक कोई भी परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, जहाँ पे आपका प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। और यहाँ पे प्रोटॉन और आपका मतलब कि न्यूट्रॉन दोनों है यहाँ पे, और यही आपका नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक में अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में, यानी कि उसके न्यूक्लियस में अपार ऊर्जा निहित होती है। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दो गो आपका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से 2 अभिक्रियाएं होती है, जो कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो देखिएगा कि परमाणु के नाभिक में अपार ऊर्जा जो है वो मतलब कि ये आपका होता है, मतलब कि मौजूद होता है। और ये जो ऊर्जा है वो आपका 2 गो अभिक्रिया, यानी कि 2 गो प्रोसेस के द्वारा ये अभिक्रियाएं जो है वो होता है, मतलब 2 गो प्रोसेस द्वारा ये ऊर्जा बाहर निकलती है। एक तो आपका नाभिकीय विखंडन और एक आपका नाभिकीय संलयन, एक है फ्यूजन और एक आपका फिजन। यही 2 गो है आपका तकनीक, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। और इन्हीं दोनों तकनीकों के माध्यम से ही जो नाभिकीय ऊर्जा है वो बाहर आता है। और इन अभिक्रियाओं के दौरान अल्प मात्रा में विलुप्त होने वाला द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब आपका नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो इसी अभिक्रिया में ही अल्प मात्रा में, यानी कि छोटे मात्रा में विलुप्त होने वाला जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी टू मास कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, एनर्जी टू मास कंजर्वेशन। और यहाँ पे E = mc²। ई का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, मास इंटू जो आपका मतलब कि किसी वस्तु का, देखिए जब हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं, जो कि आपके साइंटिस्ट साहब हैं, वो एक फॉर्मूला दिए हैं E = mc²। ठीक है ना, तो वही बताया जा रहा है कि जब भी नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन वाला प्रोसेस होगा, तो ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, अल्प मात्रा में विलुप्त होने वाला द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी टू मास कंजर्वेशन। ये सभी रट लीजिएगा, बाकी बात इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति जो होता है, वही क्षति जो है वो आपका नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है।
तो नाभिक के द्रव्यमान में होने वाला जो क्षति है वही क्षति आपका नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि जो लॉस हो रहा है वही आपका नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। और जब भी ये प्रोसेस होगा तो आपका अल्प मात्रा में ही, यानी कि थोड़ा सा मात्रा में विलुप्त होने वाला जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो विलुप्त होने वाला जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो किस में बदल जाएगा, तो आपका ऊर्जा में यानी कि एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी टू मास कन्वर्जन, और जिसका फॉर्मूला होता है E=mc²। समझे। अगर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये आपका दो प्रोसेस है, एक तो है आपका नाभिकीय विखंडन और एक है आपका नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और आपका न्यूक्लियर आपका फ्यूजन। ये बोला जा रहा है कि अगर नाभिकीय विखंडन करेंगे तो ये आपका नियंत्रित और आपका अनियंत्रित दोनों प्रकार का होगा, और नाभिकीय संलयन भी आपका अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों प्रकार से होगा। ठीक है ना। जब आप नाभिकीय विखंडन की बात करोगे तब आपका ये अनियंत्रित प्रकार का जो हो जाता है, यानी कि अनकंट्रोल हो जाता है, तो यही फिर परमाणु बम बनता है। क्या बनता है, परमाणु बम बनता है। और जब नाभिकीय विखंडन को आप नियंत्रित कर सकते हो, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि उसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि इससे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको हम लोग अपने पास प्रिजर्व कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे नियंत्रित। और जब हम लोग उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो आपका अनियंत्रित कहलाएगा, और यही आपका परमाणु बम बनता है। ये हो गया नाभिकीय विखंडन का कहानी। इसके बाद जब हम लोग नाभिकीय संलयन की कहानी देखेंगे तो उसमें भी नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों होगा। अनियंत्रित की बात करें तो सन में हो रहा है लगातार, मतलब सूर्य में लगातार 24 घंटा 24/7 नाभिकीय संलयन हो रहा है, वो भी अनियंत्रित प्रकार में, यानी कि लगातार हो रहा है। और जब इसको हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे तो वो कैसा प्रोजेक्ट देखा, नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ITER प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में हम लोग नाभिकीय संलयन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नाभिकीय संलयन कहाँ पे हो रहा है, तो आपका सन में हो रहा है, जो कि अनकंट्रोल है। अगर उसी को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो उसी के लिए हम लोग ITER प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और नाभिकीय विखंडन जो नियंत्रित होता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो निकल रहा है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। और अनियंत्रित यानी कि जब वो अनकंट्रोल हो जाएगा तो उसी को ही हम लोग परमाणु बम कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक एक करके दोनों को देखना होगा। पहले तो हम लोग नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। नाभिकीय विखंडन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका नाभिकीय संलयन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाभिकीय विखंडन। यहाँ पे थोड़ा सा केवल बेसिक बताया गया था, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आगे हम लोग समझेंगे। तो बोला जा रहा है जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब एक भारी नाभिक, यानी किसी का नाभिक जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, यानी कि जब एक भारी नाभिक वाला जो है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे हल्के हल्के दो ठो नाभिकों में जब वो टूट जाएगा विखंडित होकर, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, जो है वो हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। यानी कि एक बड़ा नाभिक था वो टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में बदल गया, तो ये आपका नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। तो जब आपका नाभिकीय विखंडन होगा तो ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में जो है एनर्जी रिलीज होता है, और इस ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है वो खंडित नाभिकों की गतिज ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी है इसका अधिकांश भाग खंडित नाभिकों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये प्राप्त होता है, और शेष जो हिस्सा है वो प्रकाश विकिरण के माध्यम से और गामा किरणों के रूप में प्राप्त होता है। तो समझिए कि आपका बड़ा सा ये नाभिक वाला कोई है आपका पदार्थ, ये जब टूटा तो ये आपका दो ठो छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, ये दो गो में छोटे छोटे में टूट गया। और जब ये नाभिकीय विखंडन होगा तो यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा विमुक्त होती है,
और इसी ऊर्जा का जो अधिकांश जो भाग है वो खंडित नाभिकों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि ये कुछ तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा, और कुछ कुछ लाइट के एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा। और लाइट में भी हम लोग देखेंगे तो विकिरण के माध्यम से यानी कि रेडिएशन के माध्यम से प्राप्त होगा। और रेडिएशन और साथ ही साथ जो भी आपका गामा किरणें है ना, गामा रे जो है ना, उससे ये प्राप्त होगा। समझ में आया इलेन? जी हाँ। यूरेनियम अभिक्रिया वाला थोड़ा सा आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला। आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होती है। तो जब कभी भी आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है तो इसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी के साथ साथ जो है वो न्यूट्रॉन भी जो है वो क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, रिलीज होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका यू है, यू के कहने का अर्थ है आपका ये क्या है, आपका यूरेनियम है। यूरेनियम जो है ऊपर में आपका 239 है, मतलब 238 है, और नीचे में आपका 92 है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए आप। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम है ना, सोडियम 11 में आता है, सोडियम 11 नंबर में आता है। तो नीचे में लिख दिए हैं सोडियम कितना नंबर में आ रहा है, 11 नंबर में आ रहा है। और ये जो 11 नंबर आ रहा है ये आपका सोडियम का क्या है, द्रव्यमान संख्या है। क्या है, सॉरी द्रव्यमान संख्या नहीं है, 11 नंबर में आ रहा है। सोडियम कितना नंबर में आ रहा है, 11 नंबर में आ रहा है। और ऊपर में जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 दूनी 22। यार अभी ये सब चीज़ ना हम भी भूल गए यार, इसे हम लोग क्लास 11 12 में पढ़े थे, अब ना पूरी तरीके से भूल चुके हैं ये सब, ठीक है, तो याद रहता नहीं है। तो ये 23 और हो गया ये आपका 11, ऐसा ठीक है। एक तो आपका 11 यहाँ पे परमाणु संख्या दिखेगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे आपको 11 दिखेगी, और प्रोटॉन की संख्या 11 दिखेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है तो 11 है, प्रोटॉन कितना है तो 11 है, और इसका परमाणु संख्या कितना है तो ये 11 है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे यूरेनियम के बारे में बोला जा रहा है कि एक यूरेनियम है आपका, और यूरेनियम में देखिए कि आपका उसका यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। और यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 238 को इसमें न्यूट्रॉन है। बाद में ये क्या हुआ कि जब ये टूटेगा, यानी कि एक बड़ा नाभिक वाला जो है एक बड़ा नाभिक जो है वो विखंडित होकर दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या होगा, टूट जाएगा, या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाएगा, हल्के नाभिकों में। तो देखो यहाँ पे ये यूरेनियम है जिसमें 238 इसका न्यूट्रॉन की संख्या है, और 92 इसका क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। ये टूट गया बेरिलियम में, ये टूट गया क्रिप्टन में, और ये टूट गया नाइट्रोजन में। प्लस ये यहाँ पे कुछ एनर्जी भी आपका रिलीज हो गया। जब ये बेरिलियम में टूटा तो इसका एटॉमिक नंबर 56 था, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 141 है। ये क्रिप्टन में भी टूटा, क्रिप्टन में देखिए कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 92 है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है। और साथ ही साथ ये आपका नाइट्रोजन में टूटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 0 है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक ना। 3 गो में टूटा, ये 3 गो न्यूट्रॉनों में टूटा, अलग अलग न्यूट्रॉन में। और साथ ही साथ कुछ मात्रा में आपका ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी रिलीज हुआ। तो यही बोला जा रहा है कि एक बड़ा, यानी कि जब अभी बोले ना कि जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब भी कभी नाभिकीय विखंडन होगा तो उस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो रिलीज होगी, और ये जो ऊर्जा है इसका अधिकांश भाग जो है वो खंडित नाभिकों की गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, और भी इसका जो शेष हिस्सा जो है वो प्रकाश की विकिरण के माध्यम से गामा किरणों के रूप में प्राप्त होगा। समझ में आ गया? जी हाँ। अगर इसको मिलाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे पाइएगा कि बेरिलियम का और क्रिप्टन का जो न्यूट्रॉन की संख्या है 141 है, और आपका 92 है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी देखिएगा कि इसको सभी को अगर मिला दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक का हो तो सभी का न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। समझे ना इस बात को? तो ये ऐसे है, इसको बस आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, साइंस के पीछे मत भाग जाइएगा कि नहीं हम साइंस का स्टूडेंट है तो हमको तो पता ही होना चाहिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल इसके ऊपर अध्ययन नहीं करना है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित हो रहे हैं, ये बताया।
न्यूट्रॉन भी टूट रहे हैं, एक कुछ यहाँ कहाँ, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ गए, कुछ इधर इधर गए, ऐसे करके। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा तो रिलीज होता ही है, साथ साथ न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। और बोला जा रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में ये जो न्यूट्रॉन है वो पुनः यूरेनियम यानी कि परमाणु के नाभिकों को विखंडित करते हैं। यानी कि और भी ये जो है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर अनुकूल परिस्थिति रहा, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये पुनः नाभिकों को विखंडित करते हैं, यानी कि और भी ये टूटते हैं, फर्दर और भी डिवाइड होता है। और इस प्रकार विखंडन के एक जो है वो श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। जैसे ऐसे ही समझिए, यूरेनियम टूटा बेरिलियम में, बेरिलियम टूटा क्रिप्टन में, क्रिप्टन टूटा आपका नाइट्रोजन में। यहाँ पे 238 न्यूट्रॉन था, ये कुछ रिलीज हुआ, कुछ ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे 141 को बचा, ये कुछ टूटा, कुछ ब्रेक हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे बड़ा बच्चा 92 को, फिर ये कुछ टूटा, कुछ रिलीज हुआ, यानी कि एक तरह से श्रृंखला यानी कि एक चेन बन जाता है। तो ही बोला जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा रिलीज होता है और ऊर्जा के साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और अगर अनुकूल परिस्थिति रहा तो ये जो न्यूट्रॉन है ये पुनः यूरेनियम यानी कि परमाणु के नाभिकों को विखंडित करती है। और इस प्रकार देखिएगा कि विखंडन की एक श्रृंखला जो है वो प्रारंभ हो जाती है, एक चेन देखने को मिल जाता है, जो तब तक जारी रहता है जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला, इसी को ही हम लोग कहते हैं। यानी कि एकदम ये कंट्रोल नहीं है, जब तक ये पूरा समाप्त नहीं होगा यूरेनियम की संख्या, तब तक ये विखंडन लगातार अगेन एंड अगेन होते रहेगा, बार बार होते रहेगा, बार बार होते रहेगा, समझे ना। और बोला जा रहा है कि यदि कृत्रिम उपायों यानी कि आर्टिफिशियल कोई भी तरीका के द्वारा विखंडन की दर को नियंत्रित कर दिया जाए अथवा अधिशेष न्यूट्रॉनों को अवशोषण या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो इसी श्रृंखला को ही हम लोग या फिर इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित अभिक्रिया या फिर नियंत्रित कहा जाता है। समझ में आया। तो नाभिकीय विखंडन आपका दो प्रकार से होता है, एक तो है आपका नियंत्रित और एक है आपका अनियंत्रित, जिसमें लगातार फर्दर जो है वो नाभिकीय विखंडन हो ही जा रहा है, नाभिकों का जो है वो विखंडन लगातार हो ही जा रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो, और रुकेगा कब, जब तक वो समाप्त होगा। समाप्त कब होगा तो उसका कोई गारंटी नहीं कब कब होगा सो, तो उसको हम बोलते हैं अनियंत्रित विखंडन। लेकिन अगर जब आप क्या करते हो जब आप क्या करते हो, जो अधिक जो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है, अगर उस न्यूट्रॉन को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो वही आपका फिर नाभिकीय श्रृंखला का अभिक्रिया कैसा कहलाता है, वो कहलाता है आपका नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला। समझे ना। तो वो श्रृंखला वो चेन कैसा कहलाएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन वाला। समझे। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा का अधिकांश भाग खंडित नाभिकों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है और शेष हिस्सा प्रकाश विकिरण के माध्यम से एवं गामा किरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। और जब कभी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो इसमें ऊर्जा के साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या भी उत्सर्जित होती है, यानी कि न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होता है। जैसे कि बताया गया, यूरेनियम जो है उसका न्यूट्रॉन की संख्या 238 को था, उसका एटॉमिक नंबर 92 था, तो वो टूटा आपका बेरिलियम में, वो टूटा क्रिप्टन में, वो टूटा आपका नाइट्रोजन में, ऐसे कर करके और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऊर्जा भी आपको दिया। तो ये जो टूट रहा है तो ये आपका लगातार हो रहा है, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर अनुकूल फिर परिस्थिति रहा तो ऐसे में न्यूट्रॉन जो है वो पुनः यूरेनियम में और परमाणु के नाभिकों को विखंडित करते रहते हैं और इस प्रकार विखंडन की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। और ये श्रृंखला जो है वो तब तक जारी रहती है जब तक पूरा यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है, और इसी कारण इसको हम लोग अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला कहते हैं। और यदि कृत्रिम उपायों के द्वारा कुछ आर्टिफिशियल उपाय कर लो और उन उपायों के द्वारा अगर विखंडन की दर को आप नियंत्रित कर लेते हो, यानी कि जो अधिशेष न्यूट्रॉन जो निकल रहा है उसको आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसी को अवशोषण कर लेते हो, तो वही आपका जो श्रृंखला है, वो जो आपका अभिक्रिया है वो आपका नियंत्रित कहलाएगा फिर। समझे ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम जो है वो उसका नाभिक जो है वो सबसे ज़्यादा भारी होता है और यूरेनियम का 3 गो जो है वो समस्थानिक बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सभी हल्का हल्का जान लीजिएगा, हल्का सा एकदम, बहुत ना के बराबर, एकदम थोड़ा सा। अगर 100% है तो 100% का 10 से 15% जानिएगा बस, ठीक है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भारी नाभिक है और यूरेनियम का 3 गो समस्थानिक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो है यूरेनियम 92-235,
92 क्या एटॉमिक नंबर है और 235 क्या है, तो ये जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है। फिर एटॉमिक नंबर नहीं, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है। और दूसरा है आपका यूरेनियम 233, और इसका एटॉमिक नंबर 92 होगा। और तीसरा है यूरेनियम 238, इसका भी एटॉमिक नंबर 92 है। एटॉमिक संख्या कितना और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 238। तो इसमें जो है आपका जो बोला जा रहा है कि इसका जो है 0.07% है, यानी कि 235 वाला का 0.07% है। यूरेनियम 233 का 0.05% है। और यूरेनियम 238 का 99.2% नाभिकों की संख्या जो है वो आपका 238 आएगी। अच्छा, इसका जो है वो 0.07% नाभिकों की संख्या 235 आएगा। और इसका 0.05% नाभिकों की संख्या 233 आएगा। लेकिन इसका 99.2% लगभग लगभग सभी का जो नाभिकों की संख्या है वो आपका न्यूट्रॉन की संख्या है वो आपका 238 आएगा। ये याद रखिएगा। नोट में बोला जा रहा है कि पहला और जो दूसरा है, यानी कि जिसका 0.07 और 0.05 वाला है, ये आपका फिसिल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल है। कैसा है, फिसाइल मटेरियल है। जबकि ये जो तीसरा है, मतलब कि यूरेनियम 238, ये बोला जा रहा है कि ये आपका फर्टाइल मटेरियल है। क्या है, फर्टाइल मटेरियल है। और इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसे सबसे पहले इसको जो है वो बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, तो आपका प्लूटोनियम देकर इसको बदलना पड़ेगा, तब जाकर आप ऊर्जा के लिए इसको यूज कर पाओगे। बट फिसिल को आप डायरेक्ट ऊर्जा के लिए यूज कर सकते हो। देखो, ये जो आपका फिसिल है, दो ठो फिसिल है, एक यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233। ये दोनों आपका फिसिल मटेरियल है। इसको आप एनर्जी के रूप में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपका यूरेनियम 238 है, यहाँ पे देखिए एक 99.2% नाभिकों की संख्या 238 है। ये आपका फिसिल मटेरियल नहीं है, ये आपका फर्टाइल मटेरियल है। देन आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसको यूज करना है तो इसको सबसे पहले बदलना होगा प्लूटोनियम देकर, तब जाकर आप उसको एनर्जी के लिए यूज कर पाओगे। बट फिसाइल मटेरियल जो है उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नाउ अब देखिए, ये जो आपका यूरेनियम 233 है और यूरेनियम जो 235 है, ये भी आपका ऊर्जा ही है। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और यूरेनियम जो आपका 238 है, इसको आप पहले बदलोगे प्लूटोनियम 239 में, उसके बाद आप इसको एनर्जी के रूप में इसको यूज कर पाओगे। इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन थोड़ा सा आप देख लेना, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसी में ही एक आपका तकनीक आता है HEU, या फिर इसी को बोलते, देखिए ऐसा होगा, HEU होगा या फिर HFU होगा। ये तकनीक क्या है, ये तकनीक पढ़ो। इसमें ना यूरेनियम को इनरिच करने का ये प्रोसेस है, यूरेनियम को इनरिच करने का, बढ़ाने का ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हल्का सा 2-4 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लीजिएगा, जानकारी रहेगा तो बस आपके लिए ही फायदे है, और कोई दिक्कत, वैसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आ गया ये आपको। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है समझ में आ गया। एगो केवल आप जो है वो फॉर्मूला वगैरह लिख दीजिएगा, और नाभिकीय विखंडन जो था आपको समझ में आ गया है। इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है भाई, साइंस में आपको पूरा ज़्यादा घुसना नहीं, इसके एप्लीकेशन जानना है। तो आपको जो है वो नाभिकीय विखंडन समझ में आ गया है। अब हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलेंगे, जो है आपका भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसी के बारे में पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि सन 1948 में परमाणु ऊर्जा विधेयक लाया गया, यानी कि बिल लाया गया। और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। तो 1948 में ही परमाणु ऊर्जा विधेयक आया, यानी बिल आया। और फिर 10 अगस्त 1948 को ही डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा, इसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हो गया। फिर 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की क्या हुई, स्थापना हुई, विभाग बना 1954 में। और इस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, नाभिकीय ऊर्जा में जो है वो हिस्सेदारी को बढ़ाना है। दूसरा, अनुसंधान रिएक्टरों की क्या करना है, स्थापना करना है। तीसरा, देश में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम की संपदा, इसका उपयोग करते हुए नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन करना है। यानी कि हमारे देश में जो भी यूरेनियम और थोरियम
की जो संसाधन उपलब्ध है उन सभी संसाधनों का यूज करके नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन करना है, ये इसका पर्पस था। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी उच्च शैक्षणिक संस्थान है, इन सभी के बीच में जो है वो समन्वय को बढ़ाना है, तालमेल को बढ़ाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना है, नेशनल सिक्योरिटी में इसका योगदान देना है। ये सभी क्या था, ये सभी परमाणु ऊर्जा जो विभाग 1954 में गठन हुआ था उसका ये सभी उद्देश्य था। समझ में आ गया। तो कैसे 1948 में विधेयक आया, 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। फिर 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना। फिर इसके बाद जो है वो आगे का काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम लोग अभी बताया ना कि नाभिकीय रिएक्टर बनाना, ये सभी क्या करना है, या फिर अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करना, ये सभी परमाणु ऊर्जा विभाग का ही काम था। तो सबसे पहला काम किया गया कि ये नाभिकीय रिएक्टर लगाया गया, नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया। इसमें बोला जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर वह संयंत्र है, वह प्लांट है जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ही जो अभी बताया ना कि नाभिकीय विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो आपका नियंत्रित होता है, एक आपका अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित जो है वही आपका परमाणु बम है, और जो आपका नियंत्रित है वही आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। देखिए, अगर आप उसको कंट्रोल कर ले जाओगे तो आपका वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो आपको विनाश भी कर देगा, परमाणु बम की जैसा। समझ में आ गया है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर एक संयंत्र होता है, एक पावर प्लांट होता है जिसके अंतर्गत नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है। और ये और बोला जा रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर महत्व के निम्नलिखित घटक होते हैं। यानी देखो, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है ना, इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। दो गो कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें वो मेन है, दो गो नहीं है, मतलब 5-6 गो है। जिसमें से पहला क्या है, पहला है आपका ईंधन, दूसरा है आपका मंदक जिसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूरेटर, और तीसरा है आपका शीतलक जिसको बोलते हैं आपका कूलेंट, और चौथा है आपका नियंत्रक छड़ यानी कि कंट्रोल रोड, पांचवा है आपका परिरक्षक जिसको हम बोलते हैं शील्ड। तो ये 5 गो जो है नाभिकीय रिएक्टर के कंपोनेंट है, यानी कि उसके मुख्य घटक है। सभी का पांचों का काम क्या क्या वो देखते हैं एक एक करके, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले ईंधन की बात करें तो रिएक्टरों में जो पदार्थ नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयुक्त होता है उसे ईंधन कहते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया इत्यादि। तो रिएक्टर में जो भी पदार्थ नाभिकीय विखंडन के लिए यूज होंगे उसी को ही हम लोग फ्यूल यानी कि ईंधन कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, ठीक है। दूसरा है आपका मॉड्यूरेटर यानी कि मंदक क्या है, तो बोला जा रहा है कि जिसका उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग मंदक कहते हैं। और बोला जा रहा है कि भारी जल को एक अच्छा मंदक माना जाता है, यानी कि जो हैवी वाटर है, भारी जल है, इसको मंदक का एक बेहतर एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। यानी भारी वाटर को ही, हैवी जल को ही अच्छा मंदक माना जाता है। और मंदक का काम क्या है कि इसके द्वारा न्यूट्रॉनों को, उसकी गति को धीमा किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट या फिर जो बेरिलियम है, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड, इसका भी उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा आपको कि मंदक का उपयोग न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने में किया जाता है। और भारी जल जो है, हैवी वाटर, इसको एक अच्छा मंदक माना जाता है। हैवी वाटर के अलावा ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड है, इन सभी का यूज जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई। अच्छा, अभी एक यहाँ पे हम बोले थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा में ये योगदान देता है परमाणु ऊर्जा। कैसे, तो देखिए, जब आप विकास करोगे यानी ग्रोथ करोगे तो आप यहाँ शांति भी चाहिए, प्रोस्पेरिटी भी चाहिए, समृद्धता भी चाहिए, और आपका डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र बढ़िया से चल पाएगा। और अगर आप ग्रोथ कैसे करोगे, अगर आप सभी तरह से अगर आप स्ट्रेटेजिक, रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी रूप में अगर देखोगे, अगर आप सही रहोगे, बाहरी से दबाव नहीं रहेगा, तभी ना आप ये सब चीज़ कर पाओगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, तब हम लोग को राष्ट्रीय सुरक्षा का जो महत्व है वो समझ में आया था। तब ना आप ग्रोथ कर पाओगे, आपके देश में शांति रहेगा, आपके देश प्रोस्पेरिटी रहेगा, और आपका देश में जो डेमोक्रेसी है वो बढ़िया से फल फूल पाएगा। समझे ना बात को मेरी? जी हाँ। नेक्स्ट इसमें जो है आपका फ्यूल, अब आपका फ्यूल हो गया,
मॉड्यूरेटर हो गया। मॉड्यूरेटर के अलावा आपका इसमें रहता है कूलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शीतलक। तो जो कभी भी आपका नाभिकीय विखंडन होता है तो विखंडन के पश्चात मुक्त होने वाली ऊष्मा को शीतलक के द्वारा हटाया जाता है। यानी कि विखंडन जब हो गया तो उसके बाद जो भी रिलीज होता है एनर्जी, उस एनर्जी को शीतलक के द्वारा हटाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। फिर बोला जा रहा है कि वायु, जल, भारी जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको किसको? वाटर को, इसमें एयर को, और साथ ही साथ हेवी वाटर को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जिसके माध्यम से क्या होता है, विखंडन के पश्चात जो भी आपका ऊष्मा रिलीज हुई है उसको शीतलक के द्वारा हटा दिया जाता है। चौथा है आपका नियंत्रक छड़े यानी कि कंट्रोल रोड। बोला जा रहा है कि अधिकांश न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और ये जो छड़े हैं वो आपका कैडमियम या फिर बोरोन की बनी होती है। देखिए, जब आप बताया गया कि जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें आपका कंट्रोल नाभिकीय विखंडन होता है, और जब आप नाभिकीय विखंडन करोगे तो इसमें जो अधिक मात्रा में जो न्यूट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं आपको उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आप उनको अवशोषित नहीं करोगे तो आपका ये जो है वो कभी प्रक्रिया समाप्त ही नहीं होगा, लगातार नाभिकीय विखंडन होते जा रहा है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि इनको अवशोषित करने के लिए न्यूट्रॉनों को, जो अधिशेष न्यूट्रॉन जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको अवशोषित करने के लिए यानी कि विखंडन की दर को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ों का यूज किया जाता है। और ये जो छड़ है वो आपका कैडमियम के और इसके अलावा कैडमियम और आपके बोरोन के बने होते हैं। पांचवा है आपका परिरक्षक यानी कि शील्ड। तो बोला जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ बनाए जाने वाली जो कंक्रीट की मोटी दीवारें हैं वो आपका परिरक्षक यानी कि शील्ड के रूप में कार्य करती है। तो नाभिकीय रिएक्टर के चारों तरफ जो है वो ऐसे देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर है तो इसके चारों तरफ देखिएगा कि आपका ये मोटी दीवार बनी होती है कंक्रीट का, एकदम पूरा सॉलिड, और यही जो है वो आपका परिरक्षक कहलाता है यानी कि शील्ड कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसको देखेंगे। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कैसे कैसे कार्य किया वो देखेंगे। और ये आपका जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो आपका 3 चरण में चला था। आगे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोरियम का यूज जो है वो ईंधन के रूप में होता है ताकि हमारा जो निर्भरता जो है वो यूरेनियम पे वो कम हो सके। तो हम लोग थोरियम का यूज हम लोग जो है वो फ्यूल के रूप में कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है यूरेनियम के ऊपर वो कम हो सके। देखिए, ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का, थोरियम का, पोलिडिनियम का, ये सभी का यूज करते हैं। पोलिडिनियम ही होता है ना भाई? नहीं, पोलिडिनियम नहीं, प्लूटोनियम प्लूटोनियम का यूज करते हैं। थोरियम का, प्लूटोनियम का और यूरेनियम का यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर थोरियम का ज़्यादा यूज करोगे तो आप प्लूटोनियम और आपका यूरेनियम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको आप कम कर सकते हो। बट थोरियम भी आपका क्या है, तो फर्टाइल मटेरियल है, देन इसे रूपांतरण करना होगा तब आप इसको जो है वो यूज कर पाओगे। देखिए, जो भी आपका देखिए 2 तरह का आपको बताया गया था ना, एक तो होता है आपका फिसाइल मटेरियल जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और कुछ होता है आपका फर्टाइल मटेरियल जिसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, पहले उसको बदलना पड़ेगा प्लूटोनियम देकर, देन उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाओगे। तो ये बात बोला जा रहा है कि जो आपका थोरियम है ये भी आपका फर्टाइल मटेरियल है, देन इसे रूपांतरण करना होगा यानी कि इसको भी चेंजिंग करना पड़ेगा, और ये भी आपका चेंज करने के लिए 3 चरण में ये चेंज होता है, समझे ना। और देखिए यूरेनियम 233 में, देखो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में यानी कि फिसिल मटेरियल में, तब जाकर इसको हम लोग एनर्जी के रूप में इसको हम लोग ये यूज कर सकते हैं, एनर्जी यहाँ से प्राप्त होगा, समझे ना। आगे देखिए, ये जो आपका इसको चेंजिंग करने का जो चरण है वो आपका 3 चरण में ये चेंजिंग होता है। बट हम लोग 1954 से 2024 तक या 2026 तक अभी भी पहले चरण तक ही पहुंच पाए हैं, जहां हम लोग PHWP इसका यूज कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपका चेंजिंग जो होता है यानी कि आप थोरियम को पहले फर्टाइल मटेरियल है तो उसको पहले आप चेंज कीजिए आपको फिसाइल मटेरियल में, और इसका भी 3 चरण होता है। लेकिन 1954 से लेकर अभी 2026 तक हम लोग केवल पहले चरण में ही लटके हुए हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। अब पहले चरण को हम लोग बोलते हैं PHWP। ये क्या है वो आगे देखेंगे। आगे देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया गया था जिसका पर्पस क्या था कि थोरियम आधारित हम लोगों को नाभिकीय रिएक्टर बनाना है, यानी कि हम लोग को नाभिकीय रिएक्टर बनाना है लेकिन उसमें फ्यूल के रूप में किसका यूज करेंगे, थोरियम का यूज करेंगे। और थोरियम कहाँ मिलता है, तो थोरियम जो है वो आपका मोनाजाइट बालू में मिलता है, यानी कि बालू में मिलता है।
और पूरे विश्व का 25% इंडिया में मिलता है। यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो थोरियम है पूरे विश्व में अगर 100% है तो उसका 25% जो है वो इंडिया में मिलता है। और थोरियम जो है वो आपका मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। ये समझ में आ गया है। और फिर आपको बताया गया था कि थोरियम का यूज ईंधन के रूप में हम लोगों को करना है ताकि हम लोग का जो निर्भरता है यूरेनियम के ऊपर और प्लूटोनियम के ऊपर वो कम हो सके। बट थोरियम जो है वो आपका फिसाइल मटेरियल नहीं है, बल्कि वो कैसा है, फर्टाइल मटेरियल है। देन इसका रूपांतरण करना होगा, तब जाकर इसका रूपांतरण करना होगा यूरेनियम 233 में, तब जाकर इसको हम लोग एनर्जी के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। और इसका जो रूपांतरण होता है वो आपका 3 चरण में होता है। अब बट हम लोग 1954 से लेकर वर्तमान 2026 तक देखें तो अभी तक केवल हम लोग पहले चरण तक ही पहुंच पाए हैं, जहां पे हम लोग PHWP इसका यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद एक आपका NSG ग्रुप है जिसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें शामिल सदस्य देशों को यूरेनियम मिलता है, बट भारत जो है वो NSG ग्रुप का जो है वो सदस्य नहीं है। तो ऐसे में भारत को यूरेनियम नहीं मिल पाता है। तो जो भी NSG ग्रुप के सदस्य हैं यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य हैं, उन सभी सदस्य देशों को यूरेनियम बहुत आसानी से मिल जाता है। बट भारत ये जो है वो यूरेनियम सदस्य का जो है वो NSG ग्रुप का जो है वो सदस्य नहीं है। तो ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जा रहा है कि तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे पहले 2 ठो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लगे थे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो लगे थे विथ द हेल्प ऑफ USA यानी कि अमेरिका के हेल्प से लगे थे। कहाँ पे, तारापुर महाराष्ट्र में। क्या लगा था, 2 गो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लगे थे जिसमें इनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद हम लोग PHWR लगाए कनाडा के हेल्प से। तो पहले तो आपका बताया गया कि तारापुर महाराष्ट्र में 2 गो बॉइलिंग वाटर जो है रिएक्टर लगाए विथ द हेल्प ऑफ अमेरिका, और उसमें इनरिच यूरेनियम का जो है वो इस्तेमाल होता था। बाद में फिर हम लोग PHWR ये लगाए, और वो भी आपका कनाडा के हेल्प से। और अभी हम लोग इसी चरण में चल रहे हैं और ये आपका पहला ही चरण है। और हम लोग हेवी वाटर की बात करते हैं तो हेवी वाटर क्या है, तो आपका D2O जो है, देखिए H2O तो आपका नॉर्मल वाटर है, लेकिन D2O जो है वो आपका हेवी वाटर है। समझे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यूरेनियम 238 को लीजिए। ये आपका जिसका नाभिक बहुत ज़्यादा है, ये आपका फर्टाइल मटेरियल है। इसको आप भारी जल यानी कि D2O, इसके अलावा बोला जा रहा है कि दाबित नाभिकीय रिएक्टर, यानी कि जहाँ पे आपका भारी जल है वैसे जो है रिएक्टर में आप नाभिकीय रिएक्टर में इसको डाल दीजिए, जिसको हम बोलते हैं PHWR। ये क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा यहाँ से बनाएगा। कैसे बनाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्लूटोनियम दिया जाएगा। प्लूटोनियम जब देंगे तो प्लूटोनियम इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जाएगा, और इस रिएक्टर से फिर आपको विद्युत जो है वो ऊर्जा प्राप्त होगा। इसके अलावा ये देखिए, अच्छा सॉरी 2-3 चरण बताया जा रहा है। एक चरण बताया जा रहा है कि आप यूरेनियम 238 जो कि आपका फर्टाइल मटेरियल है, इसको आप PHWR में डालो और वहाँ से आप विद्युत ऊर्जा को जो है वो ले लो और वहाँ से आप एनर्जी प्राप्त कर लो। फिर इसी में बोला गया कि अगर आप इसी में प्लूटोनियम को मिला दोगे तो ये आपका, फिर प्लूटोनियम को मिलाने के बाद ये आपका प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जाएगा, और वहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा वहाँ से भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी PHWR यहाँ से जो भी आपका यूरेनियम बच रहा है, शेष यूरेनियम, इसको भी आप प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भेज सकते हो। और उसके बाद वहाँ से जो है वो आपका यूरेनियम जो है, नहीं सॉरी जो थोरियम 232 जो है वो आपका यूरेनियम 233 में चेंज होगा, और फ्यूल के रूप में यही फिर यूज होगा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि थोरियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर जो है वो आपका ये रहेगा। फिर यहाँ पे आपको थोरियम दे दो। अच्छा, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा मेरा भी। अच्छा ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये है पहला चरण, फिर यहाँ से यहाँ है आपका दूसरा चरण, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा चरण। पहले हम लोग ना इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, तब जो है वो हम लोग इसको जो है वो इसका मैप देखेंगे, ठीक है ना। समझे। मैप अभी समझ में नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको भी समझा नहीं पा रहे हैं। तो पहले हम लोग तीनों चरणों को देख लेते हैं। यानी कि भारत में जो है परमाणु ऊर्जा का जो विकास हुआ था, ये जो ऊर्जा कार्यक्रम है ये आपका 3 चरण में हुआ था। यही तीनों चरण को पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके।
तब जाकर ये वाला मैप दिखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक मिनट रुकिए ज़रा सा, पहले हम पानी पी लेते हैं, तब हम लोग इसको चरण बाय चरण देखेंगे। तो अब हम लोग इसको चरण वाइज देखेंगे इसको। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो 3 चरण में कंप्लीट हुआ है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, फिर हम लोग तीसरा चरण देखेंगे एक एक करके। तो बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का अनुभव प्राप्त करने के लिए यूएसए के सहयोग से महाराष्ट्र के तारापुर में परिष्कृत यूरेनियम आधारित यानी कि इनरिच यूरेनियम आधारित 2 ठो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी कि BWR बनाया गया था। ये रहा आपका पहला। यानी कि प्रथम चरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका संचालन का अनुभव हम लोग को नहीं था, तो इसका अनुभव लेने के लिए यूएसए के सहायता से भारत जो है क्या किया, अपने महाराष्ट्र के तारापुर में एक आपका इनरिच यूरेनियम आधारित 2 ठो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी कि BWR बनाया। उसके बाद 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा के मानचित्र पर अपना स्थान बना लिया। यानी कि यहीं से 1969 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसके साथ ही साथ देखिएगा कि आपका भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा के दिशा में अपना जो है वो कदम बढ़ा लिया। इसके साथ ही देखिएगा कि आपका जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है यानी कि BWR, इसमें ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम यानी कि इनरिच यूरेनियम का और साथ ही साथ मंदक के रूप में यानी कि मॉड्यूरेटर के रूप में भारी जल यानी कि हैवी वाटर D2O इसका इस्तेमाल होता था। और भारत लंबे समय तक BWR को नहीं अपनाया क्योंकि परिष्कृत यूरेनियम महंगी प्रणाली थी तथा भारत और अमेरिका के मध्य कूटनीतिक संबंध भी बदल गए थे। समझ में आ गया ये सभी कहानी। तो ये जो आपका प्रथम चरण है, प्रथम चरण में बोला गया कि भारत को कुछ भी अनुभव नहीं था, तो भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का अनुभव लेने के लिए अमेरिका के मदद से इनरिच यूरेनियम आधारित 2 ठो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लगाया महाराष्ट्र के तारापुर में, और ये 1969 में लगाया। और उसके साथ ही साथ भारत जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कदम रख दिया। उसके बाद BWR में जो ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम का यूज होता था और मंदक यानी कि मॉड्यूरेटर के रूप में भारी जल यानी कि हैवी वाटर का यूज होता था। अब भारत जो है वो लंबे समय तक BWR इसको वो नहीं अपनाया क्योंकि परिष्कृत जो यूरेनियम होता है यानी कि जो भी आपका इनरिच यूरेनियम जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा महंगा प्रणाली होता है, और भारत का और अमेरिका का जो इसके बीच में जो कूटनीतिक जो संबंध था वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। बाद में देखा जाता है कि BWR को त्यागने के बाद भारत जो है BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को त्यागने के बाद भारत ने कनाडा से PHWR तकनीक हासिल किया। कौन सा तकनीक? तो PHWR। अमेरिका से BWR और कनाडा से PHWR तकनीक हासिल किया, और इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का यूज किया तथा मंदक के रूप में भारी जल का ही इस्तेमाल किया। और भारत के अधिकतर रिएक्टर जो है वो आपका PHWR प्रकार के ही है। किसके प्रकार के हैं? तो आपके PHWR इसके प्रकार के ही है भारत में। तो ये पहला चरण कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब पहला चरण यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि महाराष्ट्र के तारापुर में तो हम लोग किसका यूज किए? तो आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का यानी कि BWR का यूज किए, और इसमें हम लोग ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम का यूज करते थे, और मॉड्यूरेटर के रूप में हम लोग हैवी वाटर यानी कि D2O इसका यूज करते थे। क्लियर हो गया ये बात आपको? और ये तकनीक बहुत ज़्यादा महंगा था। बाद में हम लोग क्या किए कि बाद में हम लोग जो है वो आपका यहाँ पे अमेरिका के हटा के मतलब कनाडा के सहयोग से हम लोग एक तकनीक लाए, जो तकनीक का नाम क्या था? PHWR। ये तकनीक को लाए, और इस तकनीक में हम लोग फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में जो है वो प्राकृतिक यूरेनियम का यूज करते थे। प्राकृतिक यूरेनियम 238 इसका यूज़ करते थे, और आपका मॉड्यूरेटर के रूप में आपका हैवी वाटर यानी कि D2O इसका प्रयोग करते थे। समझ में आ गया ये लाइन? बॉयलर मतलब BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर जो रिएक्टर था ये आपका 1969 में लागू हुआ था, 1969 में इंस्टॉल हुआ था महाराष्ट्र के तारापुर में। समझ में आ गया? तो ये था आपका पहला चरण। समझ में आया लाइन आपको? तो यहाँ पे जाके जो है वो आपका पहला चरण पूरा कंप्लीट हो गया है।
और इसी में ही बोला जा रहा है कि और इसका जो नाम रखा गया था ना, इसका जो है, अच्छा ये कहीं इधर नहीं दिखेगा तो आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका प्रथम चरण चला है। तो प्रथम चरण ये रहा, ठीक है ना। अब हम लोग द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। तो द्वितीय चरण में यानी कि सेकेंड स्टेज में बोला गया कि इस चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR की स्थापना की गई। पहले चरण में आपका क्या, तो आपका बॉयल वाटर रिएक्टर लगाया गया, फिर आपका PHWR लगाया गया, लेकिन द्वितीय चरण में हम लोग FBR लगाए यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना किए। और इन रिएक्टरों में ईंधन के रूप में हम लोग प्लूटोनियम और इसका इस्तेमाल किए। देखिए दो गो वर्ड होता है, एक तो होता है आपका PT और एक होता है आपका PU, दोनों में अंतर है भाई। एक होता है आपका प्लेटेनियम, प्लेटेनियम होता है, और एक होता है आपका प्लूटोनियम। तो ये जो प्लूटोनियम है यानी कि PU है, इसका हम लोग यूज़ कर रहे थे ईंधन के रूप में। समझ में आया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR की स्थापना की गई, और इन रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम यानी कि PU इसका इस्तेमाल किया गया, जो पहले चरण में यूरेनियम 238 के विखंडन से ही प्राप्त किया जाता है। तो देखिए प्लूटोनियम जो मिलता है वो आपका यूरेनियम 238 का जब विखंडन करेंगे तब आपका प्लूटोनियम मिलता है, और जो प्लूटोनियम है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं ईंधन के रूप में द्वितीय चरण में, और वो भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक है। आगे देखिए, वस्तुतः दूसरे चरण में पहले चरण के शेष प्राकृतिक यूरेनियम तथा प्लूटोनियम 238 के मिश्रण को ईंधन के रूप में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि पहले चरण से हम लोग को जो भी प्राकृतिक यूरेनियम बच रहा है, इसके अलावा उसमें हम लोग प्राकृतिक यूरेनियम बच रहा है, इसके अलावा जो भी आपका प्लूटोनियम उत्पाद के रूप में बच रहा है, प्लूटोनियम 238, इसके मिश्रण को ही हम लोग फ्यूल के रूप में जो है वो यूज कर रहे हैं। किसमें, तो आपका सेकेंड चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। मीन्स पहले चरण का जो बाय प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, इसके अलावा जो भी बचा हुआ जो भी ईंधन है उसको हम लोग लिए, फिर विद्युत ऊर्जा बनाए तथा थोरियम को यूरेनियम में बदले। किस में बदले, तो जो थोरियम है, थोरियम को हम लोग किस में बदल दिए, तो आपका यूरेनियम में बदले। थोरियम जो है वो आपका 232 है, फिर उसको हम लोग यूरेनियम में बदले 233 में। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि पहले चरण का जो बाय प्रोडक्ट है और पहले चरण का जो बचा खुचा जो भी फ्यूल है उसका यूज हम लोग ऊर्जा बनाने में किए, और उसके बाद उसी में हम लोग थोरियम को यूरेनियम में बदल दिए। यानी कि थोरियम 232 से यूरेनियम 233 इसमें हम लोग लाए। नोट करके बताया गया कि पहले चरण दूसरे चरण के लिए ईंधन तथा ऊर्जा दिया। देखो पहला चरण जो है वो दूसरे चरण के लिए ईंधन भी दिया और ऊर्जा भी दिया, और दूसरा चरण जो है वो तीसरे चरण के लिए ऊर्जा और ईंधन दिया। मीन्स दो काम हम लोग इस संयंत्र में हम लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग इसको संयंत्र ना बोलकर एक तरह से रिएक्टर वर्ड ही यूज करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि इसको विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं कहा जाता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा रिएक्टर ही कहा जाता है, क्योंकि ये ईंधन तो मतलब ये आपका ऊर्जा दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए ईंधन भी दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये लाइन आपको समझ में आ गया है आपको? तो दूसरे चरण में हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज किए, जिसमें हम लोग ईंधन के रूप में PU यानी कि प्लूटोनियम का यूज किए, और आपका हैवी वाटर का यूज तो हो ही रहा था। फिर जैसे ही आपका यूरेनियम 238 का विखंडन हुआ तो इससे आपका प्लूटोनियम प्राप्त होता है। या और बोला जा रहा है कि द्वितीय चरण में पहले चरण के शेष जो भी प्राकृतिक यूरेनियम है और जो भी आपका प्लूटोनियम है 238 के मिश्रण से ही हम लोग इसको ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किए हैं, यानी कि फ्यूल के रूप में जो है वो प्रयोग किए हैं। यानी कि पहले चरण का जो बाय प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट क्या है, प्लूटोनियम है, इसका यूज किए, और साथ ही साथ बचा हुआ जो ईंधन है उसको लिए, फिर हम लोग ऊर्जा बनाए, और उसके बाद जो है वो हम लोग इसी में क्या किए कि थोरियम को किस में बदल दिए, तो यूरेनियम में। और थोरियम 232 है और इसको यूरेनियम 233 में बदल दिए। समझ में आ गया ये लाइन? जी हाँ, तो ये भी समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि सन 1971 ईस्वी में एक जगह है कल्पकम, जो कि तमिलनाडु में है। तो बोला जा रहा है कि सन 1971 में
कल्पकम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो कब 1971 में किया गया, नाम क्या था, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे, तो कल्पकम तमिलनाडु में ये इंस्टॉल किया गया, स्थापना किया गया। और 1985 में यहाँ पे देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR की स्थापना की गई, और जिसका नाम रखा गया कामिनी। क्या रखा गया, कामिनी। और कामिनी यानी कि KAMINE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कल्पकम मिनी रिएक्टर। तो कल्पकम मिनी रिएक्टर इसका नाम था। और इसमें मंदक की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी कि इसमें कोई भी मॉड्यूलेटर नहीं चाहिए होता है। और इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग हम लोग करते थे, ठीक ना। हालांकि अभी भी यह जो है वो क्रांतिक नहीं हो पाया है, और FBR तकनीक अभी भी मिनी रिएक्टर ही है, और कामिनी अभी क्रांतिक यानी कि क्रिटिकली ये नहीं हो पाया है, और 2024 यानी कि 2026 तक अभी भी ये नहीं हो पाया है। इसका जो है वो जनरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा। तो हम लोग पहला जो है वो 1971 में FBR का स्थापना किए तमिलनाडु के कल्पकम में, जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए। और वहीं पे ही देश में 1985 में ही 1971 में हम लोग तमिलनाडु के कल्पकम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए। और ठीक 1985 में हम लोग यहीं पे यानी कि कल्पकम में ही देश का पहला फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की स्थापना की, जिसका नाम था कामिनी यानी कि कल्पकम मिनी रिएक्टर। और इसमें मंदक की आवश्यकता नहीं होती थी, इसमें शीतलक के रूप में हम लोग सोडियम का प्रयोग करते थे। हालांकि ये जो तकनीक है यानी कि कामिनी जो रिएक्टर है, कामिनी मिनी रिएक्टर, ये अभी भी क्रांतिक नहीं हुआ है, यानी कि FBR तकनीक अभी भी मिनी रिएक्टर ही है, और कामिनी अभी क्रांतिक यानी कि क्रिटिकली नहीं हुआ है, और इसका जनरेशन भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ में आया ना। इसके अलावा देखिएगा कि जो आपका फास्ट ब्रीडिंग जो रिएक्टर यानी कि FBR, तो FBR से थोरियम 233 प्राप्त होगा, जो कि अगले चरण में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इससे क्या मिल रहा है, तो यूरेनियम 233 मिल रहा है, जो कि अगले चरण के लिए क्या होगा, तो एक तरह से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और दूसरे चरण में एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, ये इसके मतलब दूसरे चरण में यानी कि सेकेंड स्टेज में एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर हेतु ईंधन प्राप्त हो जाने से भारत जो है वो स्वाभाविक रूप से तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि दूसरे चरण में जैसे ही आपको एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर मिलेगा ईंधन के रूप में, तो वैसे ही आप जो है वो तीसरे चरण में चले जाओगे। फिर स्वाभाविक सी बात है, आप तीसरे चरण में चले जाओगे। समझे ना इस बात को, जी हाँ। फिर बोला जा रहा है कि तीसरा चरण में भारत जो है वो थोरियम आधारित आधुनिक भारी जल रिएक्टर का प्रयोग करेगा। यानी कि तीसरे चरण में भारत जो है वो थोरियम आधारित आधुनिक भारी जल का यानी कि आधुनिक यानी मॉडर्न हेवी वाटर का जो है वो रिएक्टर में प्रयोग करेगा, और इसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा, जो कि थोरियम 232 के पुनः संस्करण यानी कि इसके ट्रांसम्यूटेशन से प्राप्त होगा। और भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होगा एवं साधारण जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाएगा। नोट, तीनों चरणों में हम लोग देखेंगे कि पहला तो आपका आया PHWR, फिर आया आपका FBR। पहले आया था PHWR से पहले आया था आपका क्या, तो वो आया था आपका सबसे पहले BWR यानी कि बॉयल वाटर रिएक्टर आया। उसके बाद आपका आया PHWR, फिर आया आपका FBR, फिर आया आपका AHWR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। और यही देखिएगा, तो तीसरा चरण जो है वो दूसरे के साथ ही इंक्लूड हो गया है, मतलब तीसरा चरण पहले से दूसरा आया, दूसरा से तीसरा आया, ऐसा। आप अगर ये देखोगे ना, इसका क्या है पूरा फिगर, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। पहले तो आप यूरेनियम 238 को लिए, फिर उसको आप PHWR में उसको यानी कि जो भी रिएक्टर है आपका भारी जल यानी कि भारी जल दाबित नाभिकीय रिएक्टर जो है यानी कि प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर जो है इसमें दिए। फिर यहाँ से आपका एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ कुछ। इसके अलावा इसी में ही आप जो है वो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का यूज कीजिएगा, और मंदक के रूप में यहाँ पे आप भारी वाटर का यानी कि हेवी वाटर का यूज कीजिएगा।
और भारत के अधिकतर जो रिएक्टर है वो आपका PHWR प्रकार के ही है। उसके बाद जब आप सेकेंड चरण में जाइएगा तो वहाँ पे आप FBR, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि FBR, इसका ये तकनीक का यूज़ कीजिएगा। और इसमें हम लोग ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज़ कर रहे हैं। किसका? ईंधन के रूप में हम लोग प्लूटोनियम का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि PU का यूज़ करते हैं। और साथ साथ इसमें जो है बोला जा रहा है कि इसमें जो आपका शेष जो आपका यूरेनियम 238 है, इसके विखंडन से ही आपको यूरेनियम मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें जो बोला जा रहा है कि आपका जो से अच्छा सॉरी जो आपका फास्ट ब्रीडिंग या ब्रीडर जो रिएक्टर है FBR, इसमें आप ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज करोगे। जो प्लूटोनियम आपका नाभिकीय विखंडन के पश्चात, यानी कि जब यूरेनियम 238 का विखंडन हुआ तो उसके पश्चात ये प्राप्त होगा। समझ में आ गया? इसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरे चरण में पहले चरण से आपका जो भी प्राकृतिक यूरेनियम, यानी कि जो भी शेष यूरेनियम बच रहा है, और साथ ही साथ जो अभी आपका प्लूटोनियम बच रहा है, इसके मिश्रण से हम लोग ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। और उससे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विद्युत ऊर्जा रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग जो बोले हैं FBR, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि FBR में ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोरियम 238 इसको हम लोग यूरेनियम 233 में इसको चेंज करेंगे। यानी कि थोरियम 232 ये चेंज हुआ, थोरियम 233 में चेंज हुआ, और ये फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में यही आपका यूज हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है वो आपका थोरियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर में भेजा जाएगा, जो कि आपका है AHWR, यानी कि एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें चला जाएगा। और जैसे ही ये तीसरे चरण में जाएगा तो तीसरे चरण में जो है कि थोरियम आधारित जो भी आधुनिक भारी जल का जो रिएक्टर, यानी कि थोरियम आधारित ये आपका भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर है, इसको बोलते हैं हम लोग एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, जो कि थोरियम आधारित है। इसमें आपका यूरेनियम 233 का प्रयोग जो है वो आपका ईंधन के रूप में होगा। यानी कि जो हम लोग थोरियम को बदल दिए यूरेनियम 233 में, वही यूरेनियम 233 जो है वो ईंधन के रूप में प्रयोग होगा इसमें, इस नाभिकीय रिएक्टर में, थर्ड वाले में। और जो थोरियम 233 के पुनः संस्करण से प्राप्त होगा, यानी कि थोरियम 232 का जब आप पुनः प्रसंस्करण करोगे, यानी कि उसका जो है आप ट्रांसम्यूटेशन करोगे, तो उसी को ही, यानी कि थोरियम 233 को ही चेंज कर दोगे यूरेनियम 233 का ही, यूरेनियम 233 के रूप में। और जो आपका यूरेनियम 233 जो है वो आपका ईंधन के रूप में यहाँ पे तीसरे चरण में यूज हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे चरण में आप देखोगे कि यहाँ पे भारी जल का यूज जो है वो मंदक के रूप में होता है, और साधारण जो जल है इसका यूज शीतलक के रूप में किया जाता है। समझे ना बात को मेरी? तो यही चीज़ है। तो थोड़ा सा हेवी हो गया। भारत में जो बताया गया ना, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम था 3 चरण में, वो तीनों चरण यहाँ पे जाकर आपका जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। और ये थोड़ा सा पेचीदा था, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आसान नहीं था, तो फिर भी इसको हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसी तरह करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। और यहीं पे एक वर्ड भी यूज किया गया था कि यहाँ पे ना जो पहला चरण जो बना था ना, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जो आपका इसको जो है ना PHWR जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, यानी कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर PHWR का फुल फॉर्म है। और इसी को ही हम लोग एक नया नाम पड़ा है कांडू, CANDU, ये नया नाम पड़ा है कांडू। और इसमें आपका CA से हो जाएगा आपका कांडू, मतलब इसका जो कांडू है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आ जाएगा कैनेडियम, इसमें आ जाएगा ड्यूटेरियम, और इसमें आ जाएगा यूरेनियम। तो कैनेडियम, ड्यूटेरियम और आपका यूरेनियम, ये तीनों आ जाएगा कांडू में। और इसी को ही हम लोग पहले कहते थे PHWR, यानी कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। समझ में आ गया? तो पहले आपका ऐसे बना, देखिए हम बताते हैं। पहला बना आपका BWR, यानी कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। उससे हम लोग गए हैं PHWR, यानी कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में। उससे गए हम लोग FBR, यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। उसके बाद हम लोग गए AHWR, यानी कि एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर में गए।
यही 3 वो तकनीक आपका चलाया गया है। समझ में आया? जी हाँ, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ना, तो फिर आप इसको अपने स्तर पे इसको जब थिंक कीजिएगा ना, तो फिर आपको जो है वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। लाइन बाय लाइन याद करने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा। भारत के अगर हम लोग परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये देखिए कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि आपका है तारापुर, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 गो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, प्लस 2 ठो आपका प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर भी है। इसके अलावा आपका है रावत भाटा, राजस्थान में। यहाँ पे आपका 6 गो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। चेन्नई में, तमिलनाडु में आपका 2 गो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। कैगा, कर्नाटक में आपका 4 गो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। और नरोरा, यूपी में 2 गो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। काकरा पारा, गुजरात में 2 गो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है। आपका है कुडन कुल्लम, तमिलनाडु में। यहाँ पे भी 2 गो आपका VVER है। VVER मतलब ओडा ओडा एनर्जी रिएक्टर है। क्या बोले हैं? ओडा ओडा एनर्जी रिएक्टर है। और ये रसिया यानी कि रशियन नाम है, बट ये भी आपका PHWR तकनीक ही है, यानी कि प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर वाला ही तकनीक है। हेवी वाटर यूज नहीं हो रहा है, नॉर्मल वाटर यूज हो रहा है अब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका नाभिकीय विखंडन वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। और टोटल 22 गो जो है वो आपका ये परमाणु रिएक्टर है, जिसमें से 14 गो आपका सिविलियन है, मतलब कि सार्वजनिक है, सभी यूज के लिए है। और 8 गो आपका मिलिट्री बेस के लिए, यानी कि मिलिट्री यूज के लिए ही है। समझे ना? तो टोटल 22 गो आपके पास परमाणु रिएक्टर है भारत के पास। तो ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, ये सभी नाम को आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बस चीज़ें आसान हो जाती हैं। और ये सभी इम्पॉर्टेंट है भाई। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका जो है नाभिकीय जो विखंडन वाला जो टॉपिक है, वो नाभिकीय विखंडन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक ना, थोड़ा सा था पेचीदा, क्योंकि अभी तक हम लोग साइंस टेक में ये सभी नहीं पढ़े थे ना, तो साइंस टेक वाला थोड़ा सा ना GPSC के बच्चों के लिए थोड़ा सा ना कठिन हो ही जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नाभिकीय विखंडन के बाद जो है वो हम लोग ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये रटने वाला है पोर्शन, तो इसको आप थोड़ा रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि चीज़ें याद रहेगी। अब हम लोग नाभिकीय विखंडन के बाद नाभिकीय संलयन की ओर चलते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या है क्या नहीं है उसको जानते हैं। तो ये देखिए नाभिकीय संलयन के बारे में। ज़्यादा नहीं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, और ये क्लास आपका और भी एंड हो जाएगा, मतलब लगभग ये आधा घंटा और चलेगा, तब जाकर ये पूरा क्लास आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन देखेंगे, उससे पहले हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नाभिकीय संलयन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो बोला जाता है, इसका सिंपल अर्थ समझिए कि हाइड्रोजन का 2 ठो छोटा छोटा नाभिक को लेंगे और उससे हम लोगों को हीलियम बनाना है। यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बनाते हैं तो वही आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। और जब एक बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तो आपका नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप 2 ठो हाइड्रोजन लीजिए और उससे हीलियम बना लीजिए। इसी के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक होता है। एक तो है आपका प्रोटियम, एक है आपका ड्यूटेरियम, और एक आपका ट्राइटियम। यानी कि आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जिसमें 2 गो मतलब कि न्यूट्रॉन है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। जिसमें 3 गो न्यूट्रॉन है उसको बोलते हैं ट्यूटेरियम, मतलब ट्राइटियम। ठीक है, तो आप ड्यूटेरियम को और ट्राइटियम को लिए और इससे एक आप क्या किए, हीलियम बना दिए। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा कि आपका इसका जो है मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 4 हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ आपका ऊर्जा बनेगा, और साथ ही साथ आपका प्रोटियम भी बनेगा, जिसका देखिएगा कि आपका n नंबर ऑफ प्रोटियम बनेगा, जिसका एटॉमिक संख्या मतलब ये एटॉमिक नंबर बाकी 0 हो जाएगा, लेकिन उसका जो है
न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। यही चीज़ है आपका प्रोसेस, इसको याद कर लीजिएगा। तो बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन मिलके 2 ठो प्रोटॉन हुआ, एक न्यूट्रॉन प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस 2 गो न्यूट्रॉन, ये मिलके 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, ये जो आपका 2 ठो न्यूट्रॉन लिए हैं, यहाँ से लगभग आपका 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड इतना हीट होता है, इतना ताप होता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो संभव ही नहीं है, बिकॉज दुनिया के 2 छोटे छोटे नाभिक यानी कि हाइड्रोजन का 2 गो जो छोटे छोटे नाभिक है, इसको भी अगर हम लोग मिलाएं ना, तो इससे आपका लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड ताप जो है वो हीट उत्पन्न होगा। और यदि बढ़ा लिए तो कहना ही नहीं। फिर अगर हम दुनिया के सबसे 2 ठो सबसे छोटे नाभिक हाइड्रोजन का भी अगर हम लोग ले रहे हैं और उसके नाभिकों को भी अगर हम लोग मिला दे रहे हैं, तो उससे आपका 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न हो रहा है। तो बढ़ा लेंगे तो फिर क्या ही कहना। फिर बोला जा रहा है कि अगर आप 2 हाइड्रोजन को मिलाएं और उससे हाइड्रोजन से आप हीलियम बना भी लोगे, एग्जाम्पल के लिए सूर्य के जैसा, सन के जैसा। सन में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है ना, 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और हीलियम बन रहा है, इससे अपार ऊर्जा क्रिएट हो रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप हाइड्रोजन से हीलियम बना भी लोगे, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन लिए और आप हीलियम बना दिए, एग्जाम्पल के लिए सूर्य के जैसा, तो आप इतने बड़े एनर्जी को कंट्रोल कैसे करोगे। और इसी को ही कंट्रोल करने के लिए ही आपका एगो तकनीक चल रहा है जिसको हम बोलते हैं ITER। क्या बोलते हैं, ITER। वो तकनीक क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। और ये अभी काम चल ही रहा है, अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। हालांकि देखिएगा कि चाइना बहुत बार ये दावा करता है कि वो आर्टिफिशियल सन बना लिया है, बट वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं बना पाएगा। बनाएगा तो वो ऐसी चाइनीज़ माल तुरंत चल भी जाता है, तो वो टाटा बाय हो जाएगा, खुद अपने आप हो जाएगा, समझे ना। तो 2 हाइड्रोजन मिलाकर एक आप हीलियम बनाइए, वही आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग इसका जो है वो सेंटेंस के फॉर्म में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है, इसमें 2 हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 ठो मिलके एक बड़ा परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में उत्पादित ऊर्जा को तापीय नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। अब नाभिकीय संलयन से संबंधित समस्याएं देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर नाभिकीय संलयन की अगर प्रक्रिया आपको स्टार्ट करना भी है तो उसके लिए एकदम बहुत अधिक मात्रा में आपको टेम्परेचर चाहिए। कितना, तो लगभग 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर या सेल्सियस से लेकर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक, यानी कि 10 मिलियन से लेकर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस चाहिए। यहाँ सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका ट्राइटियम। देखिए हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्राइटियम। इसमें से जो आपका ट्राइटियम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि ट्राइटियम जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है, मुक्त रूप से प्रकृति में यह पाया ही नहीं जाता है, इसे लिथियम से प्राप्त किया जाता है और जिसका भंडार भी सीमित है। यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हम लोग ट्राइटियम का यूज़ करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। और इसमें देखिएगा कि नेचर में आपका जो है ट्राइटियम मिलता ही नहीं है। ट्राइटियम को हम लोग लिथियम से प्राप्त करते हैं और लिथियम का भंडार ऐसे भी देखिएगा सीमित है पृथ्वी पे। इसका तीसरा है आपका समस्या कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादित ऊर्जा को नियंत्रित और उसको संग्रहित करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उनका अभाव है हमारे पास, ब्लास्ट कर जाएंगे खुद ही, समझे। चौथा इसका समस्या क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि इस तापमान पर पदार्थ जो है वो प्लाज्मा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लाज्मा की अवस्था में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ठोस लो, ठोस को अगर आप ज़्यादा ताप दोगे तो वो आपका द्रव में बदल जाएगा, द्रव को भी ज़्यादा ताप दोगे तो वो आपका गैस में बदलेगा, और गैस को भी एक एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा ताप दे दोगे तो वो आपका प्लाज्मा में बदल जाएगा। और प्लाज्मा जो है वही आपका पदार्थ की चौथी अवस्था है, समझे। फिर प्लाज्मा को ठंडा करोगे तो गैस मिलेगा, गैस को ठंडा करो तो आपका द्रव मिलेगा, और द्रव को ठंडा करो तो आपका सॉलिड यानी कि ठोस मिल जाएगा ठंडा होने पे। और जब अत्यधिक ठंडा हो जाएगा तो ही आपका बोस आइंस्टाइन संगणक कहलाता है,
क्या कहलाता है? बोस आइंस्टाइन संगठन या आपका संगणक कहलाता है। बोस आइंस्टाइन संगणक कहलाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। तो इतना ज़्यादा ताप देना भी हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। पदार्थ को प्लाज्मा में कैसे बदल पाएंगे? इतना हीट ही नहीं हमारे पास। फिर बोला जा रहा है कि नाभिकीय संलयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं और कई सारे अनुसंधान भी किए जा रहे हैं, जिनमें से 2 अनुसंधान प्रमुख है। पहला है क्या? वो है आपका ITER तकनीक। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इंटरनेशनल इंटरनेशन थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये है ITER का कॉन्सेप्ट, फुल फॉर्म मतलब। अब बोला जा रहा है कि फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल होगा क्या इंटरनेशनल होगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमको कन्फ्यूज हो रहा है। तो इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये कुछ आप कह सकते हो नाम। इसके बारे में बोला जा रहा है कि फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय तापीय नाभिकीय ऊर्जा शोध रिएक्टर बनाया जा रहा है। और दूसरा है कि चीन के द्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया जा रहा है। ये तो एकदम फेक बातें हैं, और हो भी जाएगा तो ये चीन बोलते हैं ना कि चाइनीज माल ज़्यादा चलता नहीं है, ख़त्म हो जाएगा खुद। चीन अपने ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा क्या ख़त्म करेगा। तो इसी में बोला जा रहा है आपका, पहले हम लोग देखेंगे ITER के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये फ्रांस के एक जगह है जिसका नाम है कैडरेच, वहाँ पे ये शामिल है। वहीं पे ये कैडरेच, इसका उच्चारण हम नहीं सही से नहीं कर पा रहे, कैडरेच, वहीं पे ये लोकेटेड है ITER ये वाला परियोजना। इसमें 7 गो देश शामिल है। पहला है आपका है यूरोपीय संघ, दूसरा है आपका इंडिया, तीसरा है चाइना, चौथा है जापान, पांचवा है USA, और छठा है आपका साउथ कोरिया, और सातवां है आपका रसिया। जिसमें से 45% जो फंड जो दे रहा है वो आपका यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ दे रहा है, और बाकी 55% जो फंड है वो आपका इंडिया, चाइना, जापान, USA, साउथ कोरिया और रसिया मिल के दे रहे हैं। और ITER इसमें जो है वो एक तकनीक का यूज़ किया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकामेक तकनीक। तो ITER इसमें जो है वो आपका टोकामेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंडिया में इस पे यानी कि प्लाज्मा रिसर्च से संबंधित सारे काम को देख रहा है। इंडिया जो है वो आपका ये जो ITER जो तकनीक है, इस तकनीक में जो भी आपका प्लाज्मा का रिसर्च है, प्लाज्मा से संबंधित जितने भी अनुसंधान हैं वो सारे काम इंडिया देख रहा है। और वो भी कहाँ पे देख रहा है? तो गांधीनगर में इसका लोकेशन है। गांधीनगर में इसका जो है वो प्लाज्मा रिसर्च सेंटर है, गांधीनगर गुजरात में। और बोला जा रहा है कि ये जो आपका ITER जो आपका परियोजना है जिसमें टोकामेक तकनीक का यूज होगा, ये 2009 में शुरू हुआ था, और ये 2035 तक इसको पूरा करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। एक आप देखते होंगे एटम बम, एक देखते होंगे हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ना एक तरह से अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है। जैसे कि आप अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन करोगे तो वो आपका परमाणु बम कहलाएगा, और जैसे ही आप उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल कर लोगे तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और उसी प्रकार जो भी आपका अनियंत्रित जो है वो आपका है हाइड्रोजन बम, और है आपका अनियंत्रित जो है नाभिकीय संलयन वो है आपका सन। और जब आप उसको नियंत्रित कर लोगे तो आपका ITER प्रोजेक्ट कहलाएगा। फिर जो है ITER जो है यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये नियंत्रित नाभिकीय संलयन को पूरा करने में लगा हुआ है। यानी कि ये नाभिकीय संलयन तो कराएगा लेकिन साथ ही साथ वो कंट्रोल में करवाएगा, नियंत्रित में करवाएगा। समझ में आ गई ये बात? जी हाँ। अब हम लोग ITER के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एक वैश्विक प्रोजेक्ट है जो कि फ्रांस के कैडरेक में बनाया जा रहा है। ये देखिए, उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे, इसका नाम है कैडरेक। तो फ्रांस के कैडरेक में बनाया जा रहा है, और इसमें मुख्य रूप से विश्व के 7 गो देश शामिल है, और यह नाभिकीय संलयन रिएक्टर जो है वो टोकामेक तकनीक पर आधारित है।
समझे ना बात को? जी हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा टोकामेक तकनीक क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ज़्यादा नहीं जानना है आपको, ज़्यादा जान के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, थोड़ा ही सा जानो टोकामेक तकनीक क्या है सो। तो बोला जा रहा है कि टोकामेक जो तकनीक है ये संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई है। तो टोकामेक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, और यह एक तरह से प्रायोगिक मशीन है। क्या है? तो प्रायोगिक मशीन है। इसके अंदर परमाणुओं के संलयन से उत्पादित ऊर्जा को विशाल उपकरण में ऊष्मा के रूप में अवशोषित जो है वो किया जा रहा है। यानी कि टोकामेक जो तकनीक है वो संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बनाया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। और ये जो तकनीक है इसमें देखिएगा कि इसके अंदर परमाणुओं के संलयन करवाया जा रहा है, और यानी कि दो हाइड्रोजन मिला के हीलियम बनाया जा रहा है। तो परमाणुओं के संलयन से जो भी उत्पादित हो रही ऊर्जा, उस ऊर्जा को एक विशाल उपकरण में ऊष्मा के रूप में जो है वो अवशोषित किया जा रहा है। यानी कि बहुत बड़े एक टूल्स है, विशाल उपकरण है, उसमें क्या किया जा रहा है? ऊष्मा के रूप में यानी कि हीट के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मीन्स एक विशाल बर्तन होगा जिसमें ऊष्मा को अवशोषित करके इसको स्टोर कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। ये टोकामेक तकनीक का देख लीजिए, ये फिगर है। ये बाहर में जो है ये आपका है रिएक्टर की दीवारें, और ये आपका जो ऐसे ऐसे करके है, एक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग अतीत चालक, यानी कि सुपर कंडक्टर्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से 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 ये सभी जो एरियाज है वो सभी आपका विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। समझे ना बात को मेरी? जी हाँ। और यहाँ पे संलयन अभिक्रिया करवाया जा रहा है, और ये सभी डायरेक्शन में पूरा हो रहा है। और यहाँ पे एनर्जी को मतलब ये ऊष्मा को हीट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। और ये है आपका H2 के समस्थानिक, यानी कि H2 के समस्थानिक है ये सभी। समझे ना बात को? जी हाँ। तो यही प्रोसेस है आपका टोकामेक तकनीक का, और इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में आप इसको लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा। बस ज़्यादा आपको इसमें PhD नहीं करना है, बस आपको सिंपल से इसमें बात जानना है, आगे बढ़ना है, बातों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे बढ़ते जाना है। बस ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि टोकामेक एक चुंबकीय सीमाबद्ध उपकरण है। यानी कि ये आपका मैग्नेटिक कन्फाइंड डिवाइस है, यानी कि MCD है, यानी कि मैग्नेटिक कन्फाइंड डिवाइस है, यानी कि चुंबकीय सीमाबद्ध उपकरण है, जिसमें उच्च विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो एकदम उच्च विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि एकदम हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रीजन का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। और यह उच्च विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अतिचालकों के द्वारा, यानी कि सुपर कंडक्टर के द्वारा किया जा रहा है। और MCD में यानी कि मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक कन्फाइंड डिवाइस में, यानी कि चुंबकीय सीमाबद्ध उपकरण में हाइड्रोजन समस्थानिकों का रूपांतरण प्लाज्मा अवस्था में उच्च चुंबकीय क्षेत्र में तथा उच्च तापमान पर किया जाता है। यानी कि ये जो MCD है इसमें हाइड्रोजन के जितने भी समस्थानिक है इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, यानी कि इनका रूपांतरण किया जा रहा है प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा अवस्था में इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, और इससे आपका जो बोला जा रहा है कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र में तथा उच्च तापमान पर जो है वो किया जा रहा है। यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा उच्च चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे तापमान है, और उसको हम लोग प्लाज्मा में चेंज कर रहे हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक को। अब बोला जा रहा है कि ITR में, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा को न्यूट्रॉनों के द्वारा वहन की जाएगी। यानी कि इसमें जो भी उत्पन्न हो रही है ऊर्जा उसको न्यूट्रॉन के द्वारा वहन, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो टोकामेक की दीवारों से टकराकर उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेगी। यानी कि जो रिएक्टर की जो दीवारें हैं जिसको हम बोलते हैं टोकामेक की दीवारें, तो ये क्या करेगा कि जो ITR में उत्पन्न जो भी ऊर्जा हो रहा है उस ऊर्जा को न्यूट्रॉनों के द्वारा उसको वहन करके, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको क्या करेगा कि
उसको जो है वो टोकामेक की जो दीवारें हैं यानी कि रिएक्टर की दीवारें हैं उनसे टकराएगा, यानी कि उसको ले जाएगा और रिएक्टर की दीवारों से उसको टकराएगा। और जब वो रिएक्टर की दीवारों से टकराएगा तो ऐसे में आपका ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगा, उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो आपका उत्पन्न होगा, और जिसका उपयोग पानी से भाप बनाने में किया जाएगा। तो इससे टकराकर जो है वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, और ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है इससे हम लोग भाप बनाने में इसका जो है वो प्रयोग करेंगे, भाप बन जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 2009 में इसका जो है वो कार्य प्रारंभ हुआ था, और 2035 तक इस रिएक्टर के काम करने की जो है वो संभावना है, यानी कि पूरा बनने की संभावना है। और 2050 तक इसके व्यावसायिक प्रयोग का जो है वो लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2050 के बाद लगभग इसका जो है वो हम लोग कमर्शियल यूज कर देंगे। तो सोचिए अगर इसका हम लोग व्यावसायिक यूज करने लग जाएंगे तो हमारे पास ऊर्जा का जो समस्या है ना भैया, वो तो पूरा एकदम समाप्त ही हो जाएगा, समाप्त ही हो जाएगा, पूरा समस्या ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा चलना है। ये देखिए, नाभिकीय विखंडन पूरा कंप्लीट हो गया है, नाभिकीय संलयन भी पूरा कंप्लीट हो गया है। भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था 3 चरण वाला, वो भी चरण पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अब हम लोग को देखना है भारत का परमाणु परीक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है, परमाणु परीक्षण वो भी देखना है। तो हम लोगों को पढ़ना है आपका भारत के परमाणु परीक्षण, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट, अब बोला जा रहा है कि 1974 में ही पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण 1 के नाम से, ठीक है ना। तो ये हुआ था, और इसमें किसका प्रयोग होता है किसका नहीं होता वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारत ने अपना पहला नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसको हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, और इसी को ही पोखरण 1 कहा भी जाता है। और ये जो है वो आपका BARC तथा DRDO के परस्पर तालमेल से यह परीक्षण 160 मीटर की गहराई में किया गया था। यानी कि ये BARC मतलब क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे, तो बॉम्बे में, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्क और DRDO यानी कि आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की मदद से बार्क और DRDO के परस्पर आपस में तालमेल, इसके साथ ही हम लोग 160 मीटर की गहराई पे डेप्थ में जाकर जो है वो आपका पोखरण 1 का परीक्षण किए थे। और इसमें हम लोग प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में जो है वो यूज किए थे, और नाभिकीय उपकरण विखंडन के सिद्धांत पर जो है वो आपका आधारित था। तो ये हम लोग पोखरण 1 किए थे। तो पोखरण जो 1 किए थे, इसमें हम लोग बताया जा रहा है कि इसमें नाभिकीय विखंडन का यूज़ किए थे, और इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज़ किए थे। इसका जो क्षमता था वो आपका 1 किलोवाट से ज़्यादा भी था, और आपका 1 किलोवाट से कम भी था। देखिए, अगर बोला जा रहा है कि अगर 1 किलोवाट से अगर ज़्यादा इसका अगर क्षमता रहेगा तो वो आपका व्यवहारिक यूज रहेगा, सॉरी, अगर 1 किलोवाट से अगर कम क्षमता रहेगा तो आपका व्यवहारिक यूज के लिए होगा, और अगर 1 किलोवाट से अगर ज़्यादा इसका क्षमता रहेगा तो वो आपका रणनीतिक यूज के लिए होगा, और इसका इस्तेमाल होगा, और इसकी संख्या भी ज़्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हटाइए, समझ में आ गया तो ठीक है। यहाँ पे 1 KT का मतलब 1 किलोवाट, मतलब किलोवाट नहीं, मतलब 1 KT मतलब क्या होता है भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आ नहीं रहा है। तो 1 KT का मतलब क्या होता है उसको आप देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल इतना बात समझिए ना कि अच्छा, KT मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ TNT। KT का मतलब होता है इक्विवेलेंट ऑफ TNT भी क्या, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी क्या बताया गया, भारत जो है वो अपना पहला नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, राजस्थान के ये पोखरण में किया था, और इसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो है वो आपका बार्क और DRDO के दोनों के परस्पर तालमेल के द्वारा ही किया गया था, और ये आपका 160 मीटर की गहराई पे किया गया था। और इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का यूज किया गया था, और इसमें जो तकनीक का यूज किया गया था वो था आपका नाभिकीय उपकरण विखंडन, यानी कि नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत पर आधारित था। इसके बाद हम लोग पोखरण 2 भी करते हैं, दूसरा परमाणु परीक्षण भी करते हैं, और वो कब करते हैं, 11 मई 1998 को ही करते हैं। और इसका नाम हम लोग ऑपरेशन शक्ति रखते हैं। पहले का नाम था ऑपरेशन मतलब स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा नाम है ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को तीन तरह का बोला गया था, 3 को आपका जो है वो ये किया गया था, आपका परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण।
एक तो आपका 45 KT का किया गया था जिसका नाम है शक्ति 1, दूसरा आपका 12 KT का किया गया था जिसको बोलते हैं शक्ति 2, और तीसरा आपका 0.2 KT का किया गया था जो कि आपका है शक्ति 3। पहला जो है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित था, और दूसरा जो है शक्ति 2 और शक्ति 3 ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। और नाभिकीय विखंडन वाला जो आधारित था वो आपका व्यवहारिक मतलब कि इस्तेमाल के लिए किया गया था, लेकिन जो आपका संलयन तकनीक पर आधारित था वो आपका रणनीतिक इस्तेमाल के लिए आधारित था। यानी कि जो आप 45 KT वाला जो यूज़ किए थे शक्ति 1 वो आपका संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन तकनीक पर आधारित है, और वो आपका रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक यूज के लिए किया गया था। और जो आप 11 मई को ही शक्ति 2 और शक्ति 3 का भी परीक्षण किए थे जो कि आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, वो आपका व्यवहारिक इस्तेमाल के लिए किया गया था। 11 मई को भारत किया 1998 में परीक्षण पोखरण 2 का, और 11 मई को ही 3 को परीक्षण किया था, शक्ति 1 का, शक्ति 2 का, शक्ति 3 का भी। बाद में 13 मई को देखिएगा ना कि इंडिया को विरोधों के बावजूद 2 परीक्षण और कर दिया। इंडिया को बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में सभी देश विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के बावजूद देखिएगा कि सब तो किलमिलाया ही था, गुस्सा था ही। भारत जो है वो 2 दिन के बाद फिर 13 तारीख को यानी कि 13 मई को फिर से परीक्षण कर दिया, और एक दो को नहीं 2 को परीक्षण कर दिया। अबर लाए शक्ति 4 और अबर लाए शक्ति 5, ठीक ना। एक वो है आपका 0.3 KT का, और एक वो था आपका 0.5 KT का। तो 0.3 KT का जो था वो आपका शक्ति 4 है, और 0.5 KT का जो है वो आपका शक्ति 5 है। और इसका कारण बताया कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और डेटा को संग्रह कर रहे हैं, यानी कि हम लोग रिसर्च के लिए ये सभी जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, समझे ना भाई। तो ऐसे करके है। तो पहला तो आपका परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ 18 मई को स्मैनिंग बुद्धा के नाम से। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को हुआ, और 11 मई को हम लोग 3 को शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3 का परीक्षण किए। फिर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, विरोध होने के बाद 13 मई को फिर इंडिया कर दिया 2 ठो, शक्ति 4 और शक्ति 5। अब बोल दिए कि हम लोग अनुसंधान के लिए और डाटा संग्रह करने के लिए कर रहे भैया। विरोध कर ही रहा था सभी लोग। तो बात वही है ना फिर कि अगर कितना विरोध करोगे तो क्या हम लोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे ही, फिर कर ही दिया। अब हम लोग पोखरण 1 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर पोखरण 2 के बारे में जानेंगे, और इसमें जो अलग अलग चरण में अलग अलग को भेजा गया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। बाकी इन सभी में और भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लास्ट है, नहीं, इसमें और भी चीज़ें आप ऐड करोगे अपने से, ठीक है ना। पोखरण 1 के बारे में देखेंगे तो बोला जा रहा है कि वर्ष 1998 में 2 चरणों में कुल 5 गो परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना जाता है। एक तो आपका 11 मई को किया गया, और दूसरा आपका 13 मई को किया गया। 11 मई को आपका शक्ति 1, 2, 3 और 13 मई को शक्ति 2, 3, 4 इसको भेजा गया, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम चरण जो है वो आपका 11 मई को भेजा गया, और दूसरा चरण जो है वो आपका 13 मई को भेजा गया, ठीक है। पहले चरण में हम लोग शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 का प्रयोग किए। तो बोला जा रहा है कि जो शक्ति 1 है वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर जो है वो आधारित था, नाभिकीय संलयन, और इसमें ड्यूटेरियम के नाभिकों की संलयन जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। किसका? तो ड्यूटेरियम के नाभिकों की जो है वो संलयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। ड्यूटेरियम मतलब क्या बोले हम, मतलब कि आपका ड्यूटेरियम मतलब जिसका 2 ठो एटॉमिक हो, और ट्राइटेरियम मतलब ट्राइटियम मतलब जिसका 3 ठो नाभिक हो, मतलब ये नाभिक नहीं हो, मतलब कि उसका न्यूट्रॉन हो, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो शक्ति 1 था वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित था, और इसमें ड्यूटेरियम के नाभिक संलयन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई थी, और इसकी जो टोटल क्षमता था वो आपका 45 किलो टन था, यानी कि केटी मतलब किलो टन हो जाता है, ठीक ना। अभी हम केटी बोल रहे थे ना, तो केटी मतलब किलो टन था, और ये आपका TNT की समकक्ष थी। TNT के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इतना याद रखिए ना कि ये आपका 45 किलो टन का था। शक्ति 2 जो है ये आपका परंपरागत विखंडन हथियार था, और इसमें प्लूटोनियम 239 यानी कि 239 इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसका भी टोटल क्षमता था कितना, 12 KT यानी कि 12 किलो टन था। तीसरा है आपका शक्ति 3, ये भी आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, और नाभिकीय विखंडन पर आधारित यानी कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित निम्न क्षमता वाला नाभिकीय विस्फोट था, और इसकी क्षमता कितना था 0.2 KT यानी कि 0.2 किलो टन इतना था। समझ में आ गया।
तो शक्ति 1 आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित था, शक्ति 2 और 3 नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। अब दूसरा चरण 13 मई को भेजा गया। तो बोला जा रहा है कि दूसरे चरण में निम्न क्षमता वाले 2 परमाणु परीक्षण किए गए, जो कि क्रमशः 0.5 केटी ये था और 0.3 केटी ये क्षमता वाले थे, जिनको क्रमशः नाम दिया गया क्या क्या, तो शक्ति 4 और शक्ति 5। ठीक है, ये हो गया। और इस परीक्षण का उद्देश्य जो है वो नाभिकीय विस्फोटों का जो है वो मॉडल तैयार करना और आंकड़े जो है वो संग्रह करना, ये था। राजा रमन्ना को भारतीय परमाणु बम का जो है वो जनक माना जाता है। किसको? तो राजा रमन्ना को। तो राजा रमन्ना साहब को परमाणु बम का जनक माना जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कौन है? तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा को, APJ अब्दुल कलाम। आगे देखिए, भारत की जो परमाणु नीति है इसका जनक माना जाता है के सुब्रमण्यम साहब को। तो भारत में परमाणु नीति का जो जनक है वह है आपका के सुब्रमण्यम साहब। और ये जो के सुब्रमण्यम साहब है वो आपके पिताजी है एस जयशंकर साहब के। और एस जयशंकर जो है वो आपके अभी वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब। और इनके पिताजी है के सुब्रमण्यम, जिनको भारत की परमाणु नीति का जनक माना जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना को भारतीय परमाणु बम का जनक माना जाता है। अब देखेंगे हम लोग भारत का परमाणु नीति, जो कि आपका कब आया था? 2003 में आया था। और हम लोग कैसा हम लोग नीति अपनाए हैं? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे। और बोला जाता है कि अंतिम विकल्प जब बचेगा तो हम लोग अंतिम विकल्प के रूप में ही इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और बोला जा रहा है कि ये आपका है अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा परमाणु नीति का, परमाणु बम का। और यदि प्रतिक्रिया के रूप में भारत इसका यूज करेगा तो वह बहुत ही विध्वंसकारी होगा और जिससे क्षति पूर्ति संभव नहीं हो पाएगी। अब भारत बोल रहा है कि हम किसी को उंगली नहीं करेंगे, किसी को कुछ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाए हैं भैया। और हम लोग इसका यूज करेंगे अंतिम विकल्प के रूप में ही। और जब हम लोग इसका अंतिम विकल्प के रूप में यूज करेंगे, लास्ट हथियार के रूप में यूज करेंगे, तो इसका जो प्रतिक्रिया होगा इतना विध्वंसकारी होगा ना कि जिसका क्षतिपूर्ति कर पाना उस देश के लिए संभव नहीं होगा। सिंपल, समझ में आ गया। फिर बोला जा रहा है कि जिसके पास परमाणु बम नहीं है वैसे देश पे हम कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि भारत जैविक और रासायनिक हथियार नहीं बनाता है, देन ये कभी भी दूसरा देश किया तो हम नहीं छोड़ सकते उसके ऊपर कभी भी। यानी कि भारत जो है वो जैविक और रासायनिक हथियार नहीं बनाता है, देन ये कभी भी दूसरे देश किया तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको कभी भी। देखो, भारत जो है वो कभी भी जैविक और रासायनिक हथियार नहीं बनाता है, देन ऐसे में अगर दूसरा देश हमारे ऊपर अगर परमाणु बम से हमला किया तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, एकदम बर्बाद कर देगा। समझ में आया ना ये बात आपको? अब थोड़ा सा और बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है, इतना देर पढ़ लिए तो थोड़ा सा पैसेंस को रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य और बना लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 पेज और बचा हुआ लास्ट। तो बोला जा रहा है कि भारत में सन 2003 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया, यानी कि उसको अडॉप्ट किया। और पोखरण 2 के बाद विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। जब हम लोग पोखरण 2 किए ना भाई, तो भारत के ऊपर बहुत सारा सेंसस लगा दिया, बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया, पूरा विश्व समुदाय मिलके। अतः भारत ने परमाणु नीति के माध्यम से विश्व समुदाय को यह संदेश दिया है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और इसकी जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है। तो हमारे ऊपर बहुत सारा सेंसस, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन भारत जो है अपना विश्व समुदाय को, अपने परमाणु नीति के माध्यम से विश्व समुदाय को संदेश दिया है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है और वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। अब हम लोग का जो परमाणु नीति है उसका कुछ विशेषता भी है, उन विशेषताओं को भी हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है आपका, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो नो फर्स्ट यूज है, यानी कि इसके अनुसार भारत किसी देश पर तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक शत्रु देश भारत पर परमाणु हमला नहीं करता है। और बोला जा रहा है सेकेंड नंबर, यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूरणीय क्षति होगी तथा वह इससे उभर भी नहीं सकेगा। और तीसरा नंबर बोला जा रहा है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ भारत जो है वो कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और चौथा नंबर, यदि भारत के खिलाफ या फिर भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ, भारत के खिलाफ या फिर भारत के जो भी सुरक्षा बल है इनके खिलाफ कोई भी रासायनिक या फिर जैविक हमला होता है तो भारत परमाणु हमलों का विकल्प खुला रखेगा, डायरेक्ट बोल दिया है कि यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ या फिर भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी भी प्रकार का जैविक हमला या फिर रासायनिक हमला होता है तो भारत जो है वो परमाणु हमलों का विकल्प हमेशा ओपन रखेगा, हमेशा खुला रखेगा।
फिर देखिए, परमाणु एवं आपका प्रक्षेपास्त्र संबंधित सामग्री, आपका प्रक्षेपास्त्र यानी कि जो भी आपका हथियार वगैरह है परमाणु से संबंधित, ये संबंधित जितना भी सामग्री है तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा जो है वो प्रतिबंध जारी करेगा। यानी भारत कभी भी किसी के साथ भी परमाणु से संबंधित सामग्री या फिर प्रक्षेपास्त्र इन सभी का जो है वो आयात और निर्यात नहीं करेगा। छठा पॉइंट, भारत परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने की पहल का समर्थन करता है। और साथ ही साथ भारत क्या करता है, भारत जो है वो परमाणु हथियार मुक्त बनाने के लिए परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने का जो है वो समर्थन करता है। और साथ ही साथ भेदभाव मुक्त परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार का भी समर्थन करता है। बाप रे बाप, ऐसा कहाँ मिलेगा भाई। और 7वां नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि शत्रु के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही करने का अधिकार सिर्फ देश के राजनीतिक नायकों को ही होगा और इसके लिए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ही गठन किया गया है। तो देखिए, शत्रु देश के खिलाफ अगर परमाणु हमला करना है, जवाबदेही देना है, तो ये अधिकार केवल देश के राजनीतिक नायकों को ही मिलता है और इसके लिए बाकायदा एक अलग से न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो है वो गठन किया गया है। समझे ना। अब उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो सिंपल से बात बोला गया है कि भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया है। और हम लोग एक चीज़ और भी याद रखिए कि हम लोग जो है ना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाए हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएं कि नहीं अपनाएं, क्योंकि ये कमज़ोर देश को दर्शाता है। अमेरिका लोग का देखिए बहुत ही स्ट्रांग है भैया, तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि क्या हम लोग इसमें सही है कि गलत है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA के बारे में जानना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कमांड प्राधिकरण कहते हैं। और ये कैबिनेट लेवल यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का पद है। यानी कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, उनके जो मंत्री होते हैं उनके स्तर का ये आपका पद होता है NCA यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि परमाणु कमांड प्राधिकरण। इसके बारे में बोला जाता है कि आपका राजनीतिक परिषद भी है, पॉलिटिकल काउंसिल भी है, और इसका कार्यकारी परिषद भी है यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है। इसका जो राजनीतिक परिषद होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं PM साहब, और इनका ही निर्णय जो है वो आपका अंतिम निर्णय होता है। और इसी में ही आपका जो है वो आपका कार्यकारी परिषद भी होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि परामर्श और सुझाव देते हैं प्रधानमंत्री जी को। निष्कर्ष ओवरऑल बोला जा रहा है कि स्पष्टता, भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने, हमला करने या फिर कब्जा करने के लिए उससे प्रेरित नहीं है। यानी कि बोला जाता है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी देश को धमकाने, हमला करने या फिर कब्जा करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता या फिर सीमाओं की रक्षा करना ये है। और इसका सारांश ये है कि भारत छोड़ता नहीं है, बोलता है ना कि इसका सारांश यही है ओवरऑल कि पहले भारत छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसको फिर भारत छोड़ता नहीं है। वाह वाह, क्या बात क्या बात। तो इसका ओवरऑल सारांश यही है कि पहले भारत छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता भी नहीं है। ठीक है, ये इसका सारांश है ओवरऑल। इसको आप 2-3 बार देखिएगा ना, तब जाकर जो है वो चीज़ें आपके आसान हो जाएगी, आपके हाथ में आएगी आसानी से समझ। एक यहाँ पे देखिएगा कि परमाणु नीति शत्रु पड़ोसी देशों के विरुद्ध सफल नहीं मानी जा सकती है। बोला जा रहा है कि परमाणु जो नीति है वो शत्रु पड़ोसी देशों के विरुद्ध सफल नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि उनकी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में लगातार तेजी आई है। तो परमाणु नीति उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है भाई, क्योंकि उनके जो गतिविधियाँ हैं शत्रुतापूर्ण वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साले को उड़ाइए दो, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, शांति शांति। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, हम लोग जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो अपनाए हैं, इस पॉलिसी का कुछ लाभ है, वो भी हम लोग लाभ देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि हथियारों की दौड़ से ये बचाव करता है हम लोगों को, जी हाँ। इसके अलावा परमाणु युद्ध की संभावना से भी हम लोगों को बचाता है। इसके अलावा राजनीतिक नेतृत्व को अनावश्यक दबाव से ये सुरक्षा प्रदान करता है। और परमाणु संधि जो भी हुआ है, यानी कि परमाणु जो भी संधिया हुई है, यानी कि इस ट्रीटी का इज्जत करते हैं और इसीलिए NFU ये रखे हुए हैं, यानी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखे हुए हैं। वरना एक ट्वीट से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है आपका।
कि जो आपका परमाणु संधि है, यानी कि जो भी आपका एटॉमिक, जो भी आपका ट्रीटी वगैरह हुआ है, इसी का ही हम लोग इज्जत करते हैं इसी ट्रीटी का, इसी संधियों का। वरना हम लोग का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो रखे हुए हैं, वो केवल एक ट्वीट करना होगा रात को, और जो आपका नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो आपका फर्स्ट यूज पॉलिसी में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग को थोड़ा बहुत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हानि भी देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, कि भारत को इससे कमज़ोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। अरे यार ये तो हमला कर भी नहीं करेगा, कुछ भी कर दो ना, कुछ भी बोल दो ना, ये हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना लेंगे ना, तो अगला देश डरेगा कि नहीं भैया ये फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया है, अगर हम कुछ भी करेंगे ना भैया तो ये हमको ले चला जाएगा, ये डूबेगा लेकिन साथ में हमको भी ले चल जाएगा। यही चीज़ है। आगे देखिए, क्वेश्चन बनता है एक ठो कि भारत की परमाणु नीति के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्या आप मानते हैं कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के संदर्भ में भारत को अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में समुचित तर्क दें। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत का जो परमाणु नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, क्या है क्या नहीं है सो, और क्या आप ये बात मानते हैं कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के संदर्भ में भारत को अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए? और आप अपने उत्तर के पक्ष में समुचित जो है वो तर्क दीजिएगा। नोट यहाँ पे देखिएगा, यूएसए जो है और रसिया जो है वो सभी आपका फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाया है। और यूएसए तो इतना ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, कि बोलता है अगर कोई देश हमारे ऊपर साइबर अटैक भी करता है ना, यानी कंप्यूटर से भी अटैक करता है ना, तो भी हम न्यूक्लियर अटैक को उसके ऊपर खुला रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, इतना ओपन रखा है। भारत हो गया, चाइना हो गया, ये सभी जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे काम करता है। और क्वेश्चन जो है वो इसी तरफ जो है वो आपका झुकाव होना चाहिए, यानी कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे ही हम लोग का झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट यूज पॉलिसी पे नहीं। समझे ना इस बात को? तो इस तरह से देखिएगा कि आपका ये जो है आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास था, और इसमें हम लोग आज की क्लास से बहुत चीज़ें को जाने। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भारत में जो आपका ये जो प्रोसेस चला है, क्या बोलते हैं, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चला है, इसका 3 चरण था, वो भी हम लोग देख चुके हैं, तीनों चरणों के बारे में। फिर हम लोग जो है ये आपका नाभिकीय संलयन में ITR ये तकनीक क्या है, आर्टिफिशियल सन वाला तकनीक क्या है, वो देखे नहीं, वो आप देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल सन जो बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, जो बोला जाता है, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, वो अभी तक आया नहीं है मार्केट में बात। तो कब में तकनीक क्या है वो जान गया हम लोग। फिर भारत की परमाणु नीति के बारे में देखे, फिर इसी में हम लोग न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में देखे, भारत का परमाणु नीति का विशेषता क्या है वो सभी हम लोग देखे। और इस तरह से जाकर जो है वो आपका ये पूरा जो है वो टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। टॉपिक क्लियर नहीं होता है, मतलब आज से क्लास क्लियर हो जाता है। टॉपिक तो इसमें हम लोगों को और भी पढ़ना है, जैसे कि आपका NPT ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आपका CTBT का कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी हम लोगों को जानना है। तो वो आपका एक क्लास और लगेगा, और वो भी क्लास लंबा होगा, ऐसे ही 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट के लमसम होगा, क्योंकि उसमें भी हम लोगों को काफ़ी सारे जो है वो तकनीकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा TT तकनीक वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग NPT और CTBT का जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे कल की क्लास में। तो आज का जो क्लास है आपका क्लास नंबर 10 या फिर 11 होगा साइंस टेक का। इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो है ये वाला जो टॉपिक था आपका ऊर्जा वाला ऊर्जा टॉपिक, जिसमें आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये दोनों पढ़ चुके हैं। परमाणु ऊर्जा स्टार्ट किए थे, आज हम लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में देखे हैं, जिसमें हम लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दोनों पढ़े हैं। फिर हम लोगों को इसी में परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी नए रुझान आए हैं, प्रवृत्तियाँ आई हैं, उसको भी जानना है। और फिर आपका NPT और CTBT के बारे में जानना है, वो हम लोग कल देख लेंगे। और कल जाकर जो है वो ये आपका पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आपको थोड़ा बहुत अपडेट करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक ऐसे हैं ना, स्टैटिक नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ करंट वगैरह ऐड करते हुए रहना पड़ेगा, ताकि चीज़ों को लंबे समय तक आप उसको याद कर पाओगे। तो इसमें हम लोग करंट वगैरह को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।